अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से आज जॉइन किया है मीशा बाजवा चौधरी ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं। और वैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले उनको कह ही रही थी कि चले एक बाजवा तो मैंने फिर भी मेरे शो में आ गया। अब देखते हैं कि कोई दूसरे बाजवा हमारे वाले कब आते हैं। बहुत शुक्रिया मीशा कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर ऑडियंस। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे कुछ पल बात की मैंने रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मुखातिब होके। और काश हालात भी अच्छे होते और हम एक दूसरे की तरफ ज्यादा आ जा सकते और एक दूसरे को ज्यादा जान पाते, लेकिन शुक्र है कि डिजिटल तरीके से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और शायद यही हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम एक-दूसरे से बात कर पाते हैं। और हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हम एक-दूसरे से समझ भी पाएँ और सीख भी पाएँ। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक हंगामा है आपकी साइड पे आजकल खालिस्तान को लेकर। और उसमें जिस तरह की बातें आ रही हैं, पाकिस्तान का भी नाम लिया जा रहा है। आप खुद पंजाब से हैं, क्या कहेंगी? आपको क्या लग रहा है कि सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों? देखिए, मुझे जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे सिनेरियो पे वो बड़ा पंजाबी एक पंजाबी होने के नाते ज्यादा है बनिस्बत एक जर्नलिस्ट के। कुछ ताकतें हैं आपके मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी जो खुशहाली जिन्हें चुभती है, क्योंकि उनके अपने जो हित हैं उससे आहत होते हैं। अपने उनके जो उनकी इंटेंशंस हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, लिहाजा वो इस तरह की कोई ना कोई चिंगारी सुलगाए रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है यही है वो खालिस्तान की मांग, जिस जो एक चिंगारी है जिसको जब जी चाहता है वो हवा दे देते हैं। और ये पर्दे के पीछे के जो आका हैं वो स्टेट से और मुल्कों से खेलते हैं, और मुझे लगता है यही इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि खालिस्तान कोई आज मांग उठी है या आज कोई चीज कोई शख्स पैदा हुआ है। ये हुँ। जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड पॉलिटिशियंस इसका इस्तेमाल करते आए हैं, और मुझे लगता है इस वक्त यही हो रहा है। पॉलिटिशियन से आपका क्या मतलब है? हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस या आप पाकिस्तान का भी, क्योंकि बार-बार नाम आ रहा है, तो आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की भी बात कर रही हैं? जी, मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि चंद जिसे क्या कहते हैं सेल्फिश लोग, चंद सेल्फिश लोग दोनों तरफ हैं। बुरे और अच्छे इंसान दोनों तरफ हैं। तो ये जो बुरे इंसान हैं वो दोनों तरफ के अपने अपने मुनाफे के लिए इस तरह की हरकतों पे उतर आते हैं और अपना अपना मुनाफा काटने की कोशिश की जाती है। अब आप अमृतपाल को ही लीजिए, ये हुँ। कोई उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखिए तो क्या है, उसका क्रेडेंशियल्स क्या है कि वो एक आके धर्म का लीडर बन जाए और कहे कि मैं टॉर्च बेरर हूँ, मेरे पीछे सब चलिए। तो ये लोग यूं ही नहीं होते हैं, ये बनाए जाते हैं, और इनके जो आका हैं उनके कोई तो बेनिफिट्स होंगे ना। अगर आम आवाम इन्हीं फालतू मुद्दों पर लड़ती रहेगी तो यकीनन किसी का तो फायदा हो रहा है ना इसमें। तो वो किसका फायदा हो रहा है, ये आपके ऑडियंस भी अच्छे से समझ सकते हैं और हमारी तरफ की ऑडियंस भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। मगर अभी अब क्या अपडेट्स क्या हैं? मैं ये पता करना चाहूँगी, आपसे सुनना चाहूँगी कि ये भी कहा गया है कि कई पिक्चर्स भी आपके यहाँ से पुलिस ने जो है वो रिलीज़ की हैं उसकी डिफरेंट गेटअप्स में। और हम्म। क्या पकड़ा गया है, क्या अरेस्ट हो गया है, या अब किस तरीके से सिचुएशन को काबू किया जाएगा? क्योंकि इस वक़्त तो काफ़ी मामला जो है वो गड़बड़ लग रहा है। जी, अमृतपाल को लेके गड़बड़ में है, लेकिन ओवरऑल पंजाब में शांति है, हालात हुँ। अंडर कंट्रोल हैं। हाँ, अमृतपाल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। 110 घंटे होने आए हैं और वो अभी तक एट लार्ज है। और वो वाकई अलग अलग भेस बदल कर अब भागता हुआ, सीसी थैंक्स टू अगेन डिजिटल मीडिया, सीसीटीवी फुटेजेस बाहर आ रही हैं तो दिखता है कि यहाँ भागा वहां भागा, अभी स्कूटर पे था, अभी गड्ढे पे बैठ गया है। सो वो सब बाहर आ रहा है, जो जो लोग उसको शरण दे रहे हैं, उसको अपने यहाँ छुपा रहे हैं या उसके साथ उसका बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, तो वो सब लोग पकड़े जा रहे हैं, धरे जा रहे हैं। और उनकी अलग कहानियां हैं कि जी हमको तो उसने किडनैप कर लिया था या हमें उसने हॉस्टाइल कर लिया था जिस वजह से हमने उसे शरण दी। तमाम तरह की कहानियां हैं, लेकिन हालात अंडर कंट्रोल है, पंजाब में अमन है। पुलिस शांति से नहीं बैठी हुई है, हमारी यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त चाक चौबंद हैं। 500 के करीब अमृतपाल के जो समर्थक हैं उनको अब कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई चल रही है। पंजाब पुलिस अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है। और हाँ, अमृतपाल अभी तक पकड़ में नहीं आया है, लेकिन आ, वो सो कॉल्ड धर्म का रक्षक इस वक्त नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहा है।
एक टाइम पे कहने वाला कि अब मैंने अपना जो मॉडर्न अवतार लिया था वो मुझे अकल आ गई है, मैं वापस अपने धर्म की तरफ लौट आया हूँ, लिहाजा मैंने बाना पहन लिया है, पगड़ी पहन ली है, दाढ़ी बढ़ा ली है और अपने हाथ में कृपान ले ली है, विच इज द आइडेंटिटी ऑफ अ सिख। वो सब अपना लिया है, लेकिन इस वक्त वो शख्स इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ के अब वो जीन्स शर्ट में नजर आ रहा है, रंग बिरंगी टर्बन में नजर आ रहा है, उसके हाथ में कृपान भी नहीं है, यानी अपना बाना छोड़ के अब वो भागा हुआ है। और इस वक्त तक की हालात ये बताए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो नेपाल की तरफ निकलने की फिराक में हो। अभी तक सिर्फ ये खबर है कि वो ये ऑप्शंस अपना के निकल सकता है, उत्तराखंड की तरफ से वो निकल सकता है, पंजाब से बाहर निकलना उसकी प्रायोरिटी होगी यकीनन, तो वो नेपाल की तरफ से एस्केप रूट ले सकता है, लेकिन अभी वो एट लार्ज है, पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन पंजाब सुखद शांति का माहौल है, इंटरनेट चल रहा है, कुछ एक इलाके हैं जहां पर इंटरनेट बंद है अभी भी, लेकिन मोटे तौर पर इट्स ऑल पीसफुल, इंटरनेट रिस्टोर कर दिया गया है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। एज अ जर्नलिस्ट आपको लगता है जब इस किस्म की न्यूज़ आती है, चाहे ये अमृतपाल सिंह के हवाले से हो या कोई भी इस तरह की न्यूज़ जिसमें कोई आदमी भागा हुआ है और पुलिस उसको पकड़ना चाह रही है, तो एज अ जर्नलिस्ट आप समझती हैं कि जो मीडिया ये सारी न्यूज़ देता है, एक एक मिनट की टीवी पर आ रही है, एक एक मिनट की न्यूज़ जो है इंटरनेट पे चल रही है, सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है, तो ऐसे लोगों को मदद नहीं हो जाती? नहीं तो उनकी मदद करने के हिसाब से नहीं है कि उनको पता लगे कि पुलिस क्या सोच रही है तो वो अपना रास्ता बदल लें? नहीं, अच्छी बात ये चल रही है इस वक्त कि पुलिस भी ज्यादा बातें अपनी मीडिया में रख नहीं रही है। ये मोर ऑन स्पेकुलेशंस एंड देयर ओन इंडिविजुअल रिसर्च पे चल रहा है इस वक्त मीडिया जो भारत में, पंजाब में इस वक्त है। तो उनके पास उतनी ही खबर है जो प्रेस रिलीज के बाद पुख्ता होती है, अदरवाइज वो अपने अपने लेवल पे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो लकीली पुलिस अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसे रिवील नहीं कर रही है। इट इज मोर न्यूज चैनल्स एंड न्यूज रूम्स आर वर्किंग राइट नाउ ऑन मोर ऑन द थ्योरीज की ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। सो उसकी मदद इस बात पे जरूर हो सकती है कि उसको पता हो कि हाँ उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पर क्या स्ट्रैटेजी होगी ये उसे नहीं पता है, क्योंकि अब सिर्फ स्टेट नहीं बल्कि सेंट्रल एजेंसीज भी भरपूर ताकत झोंक चुकी हैं और वो भी उसके पीछे हैं। तो अच्छा, एक बात जरूर है, इस वक्त बहुत गहन इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके परिवार वालों को क्वेश्चन किया जा रहा है, उनके घर पे पुलिस मौजूद है। मुझे लगता है ये खबर अगर अमृतपाल सुनेगा तो उसे परेशानी जरूर होगी कि अब मेरी माँ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरे बाप को भी परेशान किया जा रहा है। सवाल पूछना परेशान करना लगता है ऑब्वियसली। उसको। और उसकी बीवी को भी अब पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। तो अगर कम्युनिकेशन पहुंचने से उसको फायदा हो रहा होगा तो उसको नुकसान भी इस वक्त हो रहा होगा, क्योंकि अंदर से वो भी तिलमिलाया होगा कि अब मेरे परिवार को नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, उससे इंटेरोगेशन एक तरह की जा रही है। ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स को ख्याल रख के पुलिस को एक एक कदम उठाना पड़ रहा होगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी कम्युनिकेशन मुझे लगता है बहुत वैल्यूएबल है। आज फीमेल पुलिस चीफ जो है वो उनको भेजा गया ताकि वो उनकी माँ से सवाल कर सके, बीवी से पूछताछ कर सके। सो आई थिंक इस तरह की खबर जब आएगी तो दबाव यकीनन अमृतपाल पर होगा। साथ-साथ एक चीज़ और भी जो है वो देखने में आई है कि पंजाब तो ख़ैर हमारी साइड पे भी पंजाब है और आपकी साइड पे भी पंजाब है, लेकिन आपकी तरफ पंजाब में अक्सर कहा जाता है ड्रग्स की बात की जाती है और हम्म, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिख कम्युनिटी जो है वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। कहीं न कहीं हम्म, वो इस चीज़ में पीछे है कि वो अच्छी तालीम लें या अच्छी एजुकेशन लें और उसके बाद आगे बढ़ सकें। बहुत से लोग ऐसे हम्म। भी हैं जो क्रिश्चियन बन चुके हैं या कहना चाहिए अपना रिलीजन उन्होंने चेंज किया है, सिख से वो जो है क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं। ये बात कहाँ तक सही है और ड्रग्स के लिए भी बहुत ज्यादा पंजाब का नाम आता है, वो क्यों? आरजू जी, मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगी जो लोग ये धारणा रखते हैं कि पंजाब में एजुकेशन कम है। मुझे हम्म। लगता है ऑन द कॉन्ट्ररी ज्यादा है। ये जो ड्रग्स है ना, जो रंग बिरंगे, जो कहीं एक्सप्लोर नहीं किए हुए लोगों ने और वो पंजाब में मौजूद हैं, दे आर प्रोबेबली ओवर क्वालिफाइड एंड ओवर इंटेलिजेंट टू नो ऑल दीज थिंग्स। और ये समस्या एजुकेशन की नहीं है पंजाब में। पंजाब में एजुकेशन की वजह से ड्रग नहीं है, अमीर स्टेट होना एक बड़ी समस्या था। अमीर समस्या होने की वजह से अगर कोई जिम्मेदार है तो उसकी बहुत जमीन है, उसको काम ही नहीं करना पड़ रहा है, उसके पास चीप लेबर अवेलेबल है बिहार और यूपी से, वो कुछ कर नहीं रहा है तो कुछ तो करेगा, इसलिए वो ड्रग्स करता है। अपन इतना पैसा है कि जमीन बेच के चाहे कल दूसरे देश में सेटल हो जाए। सो आई थिंक ये धारणा गलत है कि पंजाब में एजुकेशन का क्राइसिस था जिस वजह से ड्रग्स हुआ। ड्रग्स ऐशो इशरत का प्रॉब्लम है इनका, ज्यादा एक्सपोजर
इनका प्रॉब्लम है, ज्यादा रिसोर्सेज होना एक प्रॉब्लम है, और यूथ उस तरफ एक क्या कहते हैं ना, फ्लॉन्ट करने वाली या एस्पिरेशनल दिखावे के चक्कर में इस तरह के काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि दोज हु थिंक कि पंजाब में एजुकेशन की वजह से इस तरह का ड्रग एक प्रॉब्लम है, तो ये गलत होगा। और दूसरी एक और बात कह दूं कि एडी गल नहीं सी जिन्नी तू बना के बह गया, इतनी प्रॉब्लम है नहीं जिस जितनी एम्पलीफाई करके दिखाई जा रही है। ड्रग्स की प्रॉब्लम कहाँ नहीं है इस वक्त, दुनिया के किसी कोने में देखी जाए। ये इमेज मलायन करना भी है। यकीनन यहाँ ड्रग्स की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही समस्या है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन सुना तो यही गया है कि पंजाब में बहुत ज्यादा है ड्रग्स का इशू। हमने उड़ता पंजाब और क्या क्या इस किस्म की मूवीज भी देखी हैं और सुना भी नहीं, मैं बहुत कह रही ज्यादा हूँ है, कि है, इसलिए। मैं मान रही हूँ कि ड्रग्स की समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसकी जो बैकग्राउंड है, पॉइंट वन, कि एक एजुकेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, ज्यादा रिसोर्सेज इज द प्रॉब्लम। दूसरा कि ये उतनी समस्या, ऐसी समस्या नहीं है कि सिर्फ पंजाब में ही है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी, नो डाउट अबाउट। मगर आपको क्या लग रहा है कि अब गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंजेस हैं? गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज को कंट्रोल करेगी? खासतौर पे ये खालिस्तान के लिए बार बार जो बात की जाती है और एक हंगामा हो जाता है, क्योंकि वैसे तो हम यही देखते हैं पाकिस्तान से कि भारत काफी चीजों में जो है वो आगे जा रहा है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, या दूसरी चीजों को लेकर। लेकिन जब इस किस्म की हर्डल्स आती हैं बीच में गवर्नमेंट के, कभी पंजाब में ये इशू चल रहा है तो कभी आप देखते हैं कि शाहीन बाग पे लोग बैठ गए जाकर, और वो क्या था वो आपका सीए वाला प्रोटेस्ट, सीए वाला, एनआरसी। बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly। तो कभी वो देखिए, इशू आ जाता है, तो आपके ख्याल से इस वक्त गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी इस चीज को? बस पाकिस्तान पे देखिए, ब्लेम डाल के तो नहीं बच सकते ना। नहीं, यकीनन मैं तो कह रही हूँ कि मैंने जो पहला जवाब दिया वो यहाँ पे भी फिर अप्लाई होता है, हम्म। कि कुछ लोग अपने अपने मुनाफे के लिए, अपने अपने छोटे छोटे फायदों के लिए दुनिया को बांटने पे तुले हुए हैं। डिवाइड एंड रूल एक बार हमें करके चले गए इंग्लैंड वाले, ब्रिटिशर्स। उनसे हम आज तक बात नहीं करते हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं। इंडिया हो या पाकिस्तान, इनके पॉलिटिशियन या वो लोग जो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, अपने निजी फायदों के लिए हम दोनों देशों को एक दूसरे का दुश्मन बना के बैठे हैं। कभी ध्यान से बैठ के सोचें कि बेसिकली आप और हम दोनों ही तो पार्टीशन का शिकार हुए थे, दोनों ने वो संताप झेला है। हमें बांट के कौन गया? ब्रिटेन। उससे हमारे कोई इख्तिलाफात नहीं है, उनसे कोई नफरत नहीं है, आपस में लड़ा के चले गए। तो यहाँ पे भी ब्लेम गेम, देखिए मैं वही कहूंगी कि बुरे लोग आपके यहाँ भी हैं, बुरे लोग हमारे यहाँ भी, सेल्फिश लोग आपके यहाँ भी हैं, सेल्फिश लोग हमारे यहाँ भी हैं। और इस अमृतपाल को अगर अब ट्रेसेस पकड़े जा रहे हैं कि इसको पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों की शय थी, तो पाकिस्तान में थी, उसकी मदद सरकार को पता चल रहा है, तो वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि हाँ थी इसको पीछे। तो डिनाई नहीं किया जा सकता इस बात को, क्योंकि एक दूसरे की धरती का इस्तेमाल, अगर ये पाकिस्तान की धरती पे इस्तेमाल हुआ है अमृतपाल जैसे शख्स को पैदा करने में और उसे प्रोपेल करने में इंडिया में, तो वो तार खुल रहे हैं और वो खुलकर सामने रखे जा रहे हैं। अब पाकिस्तान कहे कि हम गलत कह रहे हैं, पाकिस्तान दे दे प्रूफ की गलत है। और वही बात है ना कि कुछ चुनिंदा लोग वो पूरे पूरे देश को ब्लेम करवा देते हैं। लेकिन बात तो सारी वही है कि पाकिस्तान में अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान कह देता है भारत करवा रहा है, भारत में होता है वो हम्म, कह देते हैं पाकिस्तान करवा रहा है। लेकिन जब तक अपनी कंट्री के अंदर कोई गड़बड़ नहीं करेगा तो बाहर वाला क्या कर सकता है? तो बिल्कुल। अंदर जो कुछ चल रहा है, बहुत से लोग तो भारत के अंदर से भी कह रहे हैं ना, खालिस्तान की भी बात कर रहे हैं, इस आदमी को छुपा भी रहे हैं, इसको अभी तक जिस तरीके से इसको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डाल देंगे तो मसला तो नहीं, नहीं हल सिर्फ होगा ना, इशू तो वही आरजू, रहेगा। आरजू जी, सिर्फ पाकिस्तान पे ब्लेम नहीं है। ब्लेम बहुत दूर तक जा रहे हैं, बब्बर खालसा पर भी जा रहे हैं, सिक्स फेडरेशन पर भी जा रहे हैं, जो हम्म। अमेरिका कनाडा की तरफ से चलती हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं। सिर्फ पाकिस्तान को हो सकता है, ये जो नेशनल न्यूज मीडिया है ना, जिसको हम छोड़ के मैं बैठी हूँ इस वक्त, मैंने पिछले अपने 18 साल के करियर में कोई 13 मीडिया हाउसेस देखे होंगे। तो मैं नहीं कह सकती कि मेरा 18 साल का तजुर्बा है, मैं कहूंगी कि उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 चैनल्स के साथ, क्योंकि मैं उनकी मानसिकता, वो किस तरह से चलेंगे, किस तरह के प्रोपोगेंडा को प्रोपेल करेंगे, ये सब देख चुकी हूँ। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। इनके अपने रीजंस होते हैं किसी चीज को बढ़ाने और बढ़ा बढ़ा के दिखाने में। तो सीधी बात करूंगी कि कुछ ऐसे तत्व हैं आपके देश में भी और हमारे देश में भी, और अमृतपाल के केस में तो जाने कौन कौन से देश से इसके तार जुड़े हुए हैं।
क्योंकि सडनली एक, और मैं अपनी सरकार को कहाँ छोड़ती हूँ, मैं पंजाब सरकार से भी सवाल पूछ रही थी, पिछले 5-6 महीने से इस बात पे बात हो रही है। मैं भारत सरकार से भी पूछ रही थी कि एक शख्स आता है आपके देश में, मेरे स्टेट पंजाब में, एज अ पंजाबी पूछती हूँ मैं, वो आके ललकारता है कि छड्डांगे नहीं, जंजीरें तोड़ देंगे। ऐसी कौन सी गुलामी की जंजीरें हैं भाई तेरे कदमों में जो तू तोड़वाने आया है या तोड़ने आया है? क्या इंटेंशंस है तेरी? तू कह रहा है हथियार पकड़ लो। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि सबके पास हथियार हो, लेकिन इज इट रेलेवेंट टुडे? आर वी गोना डू दैट? क्या सब हम तलवारें लेके निकलेंगे कल से? ये बातें वो पिछले 6 महीने से कर रहा था। मेरे स्टेट की गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर चुप करके हाथ पे हाथ धरे सुन कैसे रही थी? वो हमारे देश को बुरा कह रहा था, कभी वो कह रहा था कि हमारे इंडियन पासपोर्ट को मैं कुछ नहीं समझता हूँ, अमृतपाल कह रहा था। अब वो, वैसे अमृतपाल वही है जो इस वक्त हाई कोर्ट में उसका वकील भारत सरकार से ही बेल मांग रहा है या राहत मांग रहा है। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कि बेल मांगते हुए उसे समझ में आ रहा है कि अब वो भारत का बाशिंदा है, और उससे पहले वो तमाम तरह की चीजें कर रहा था। मुझे अपनी सरकार से एज ए जर्नलिस्ट भी ये जानना है कि 6 महीने तक एक शख्स जो भड़काऊ भाषण दे रहा है, यूथ को ललकार रहा है, उन्हें कह रहा है हथियार अपने हाथ में पकड़ लो, उससे कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा? और त्रासदी आपको बता दूं, एक भारत में कोई स्पीच अच्छी रही, आपके मुल्क में भी होता होगा, अच्छा बोलने वाला वक्ता जो है ना, उसके सभी मुरीद हो जाते हैं। खासतौर पे अगर वो पॉलिटिशियन हो, थोड़ा हैंडसम भी दिखता हो, तो उसको वैसे ही यूं ही ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ये शख्स इस तरह का है कि गुरु ग्रंथ साहब का जिक्र करता है बार बार अलग अलग स्पीचेस में, वो गुरुओं को गलत कोट भी कर जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रेपरेशन थी कच्ची थी। अब तो ये क्लैरिटी मिली है कि जॉर्जिया में इसकी 6 महीने की हथियार चलाने की ट्रेनिंग तक की गई थी। इसे मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ भारत में, पंजाब में प्लांट किया गया था। अब ये सब चीजें, तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं। हथियारों का जखीरा इसके घरों से बरामद हो रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जाने क्या इंटेंशंस के साथ वो आया था। मेरे कहने का मकसद यही कि कच्ची तैयारी के साथ ये शख्स लॉन्च किया, वो तमाम तरह के भाषण दे रहा था। सरकार चाहती तो पहले दिन ही इसे शट अप कॉल दे देती और बात वहीं रद्द हो जाती। पहले आप किसी शख्स को इतना बढ़ने देते हो कि बाद में वो आपके मुंह को आए, और उसके बाद आप जागते हो। क्या आप किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में थे? तो ये मेरा अपनी सरकारों से भी सवाल है। अब उसकी कनेक्शन और त्रासदी देखिए। अब ये भी हमारी इंटेलिजेंसियस बता रही हैं कि उनको 6 महीने पहले ही इंटेल थी, तो वो किस बात का इंतजार कर रहे थे? तब बिल्कुल। क्यों नहीं कह दिया कि आईएसआई, बब्बर खालसा, सिक्स फेडरेशन इन कनाडा, अमेरिका, यूके, वो इसके पीछे है? तब क्यों नहीं ट्रैक किया कि ये बंदा किससे फंडिंग ले रहा था, इसका पैसा जो तमाम तरह के इसके मजमे लग रहे हैं वो कहाँ से फंड हो रहे हैं? मुफ्त में कोई किसी के लिए हथियार लेके 10 बंदे पीछे नहीं खड़े हो जाते। मेरी सरकार इसे 6 महीने से देख रही थी कि एक शख्स है जो हथियारों के, उसके जो गुर्गे हैं वो उसके पीछे घूम रहे हैं, और वो सवाल तक नहीं पूछ रहे थे। तो मेरा सवाल तमाम तरह के हैं जो इस वक्त अमृतपाल को लेकर एज ए जर्नलिस्ट भी हैं और एज ए पंजाबी भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, खास तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं तो एज अ जर्नलिस्ट अगर कोई इस किस्म की न्यूज़ बाहर आती है, तो हम लोग पहले ये सोचते हैं कि वो कौन सी न्यूज़ है जो सरकार छुपाना चाह रही है, जिसके लिए इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन दी जा रही है और आगे लाया जा रहा है। जैसे आजकल इमरान खान की न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बताई जाती है, तो हम कहते हैं कि आईएमएफ इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट है, तो जाहिर है कि उस न्यूज़ को पीछे कर दिया गया होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लास्ट में, कि आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब है और दूसरी जगह पे वहां पे जर्नलिस्ट ज्यादा खुल के बात कर पा रहे हैं अगर हम कंपेयर करें टीवी चैनल्स के मुकाबले में, क्योंकि हमारे ऑफ टीवी चैनल्स कोर्स, पे तो कम से कम नहीं हो पाता। हमारे चैनल्स में बिल्कुल पीआर चल रहा है इस वक्त। मैं कहा करती थी कि पहले एक दूरदर्शन हुआ करता था हमारे देश में, जिसे सरकारी चैनल कहते हैं, और अब तमाम तरह के चैनल जो है वो दूरदर्शन का ही काम कर रहे हैं। मल्टीपल विंडो है, लोगो अलग है, लेकिन कार्यक्रम वही है। मुझे पता है कि किस तरह से मॉर्निंग मीटिंग्स में एजेंडास डिसाइड होते हैं, आपको भी पता होगा कि आपके यहाँ बिल्कुल। टीवी चैनल्स किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो एक अगर उम्मीद की कोई किरण बची है, कोई होप एंड स्कोप बचा है, तो वो बेचारा है ही डिजिटल मीडिया। क्योंकि अब तो जितने एटलीस्ट थोड़े बहुत भी सूझवान, पढ़े लिखे, अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने वैसे ही स्विच कर लिया। अब टीवी चैनल्स तो अगर किसी को, लोगों ने अब यकीन करना छोड़ दिया है।
बिल्कुल। और कई बार हमने तो खैर पाकिस्तान में ये भी देखा है कि हम लोग भी टीवी चैनल्स के नाम लेने के बजाय कहते हैं ISPR 1, ISPR 2, और इस तरह से वो भी राइट। पूरी तरह से उनको मॉनिटर भी किया जाता है और उनको डिक्टेशंस भी दिए जाते हैं। तो आपके ख्याल से मैं तो खुद भी टीवी चैनल्स पे से ही शिफ्ट करके इस तरफ आ गई हूँ, क्योंकि कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता। लेकिन आपको लग रहा है कि ये ज्यादा, मतलब एज ए जर्नलिस्ट भी ये ज्यादा बेहतर है ग्रो करने के लिए, कि आप अपनी फील्ड में ज्यादा बेहतर काम कर पाए? देखिए आरज़ू, लाइफ में ना हर एक का अपना-अपना एक टारगेट होता है, हर एक को अपना-अपना एम्बिशन, अपनी-अपनी प्रायोरिटी होती है। किसी के लिए हम्म। पावर इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए पोज़ीशन। तो मुझे लगता है मेरे लिए तो आज़ादी इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी बात कह पाऊँ। मुझे रातों-रात या आगे अगले 10 सालों में कहीं नहीं पहुँचना है। मैं रोज़ अपने मन का बोल सकूँ और सच जो है उसको सच कह सकूँ, वो इम्पोर्टेंट था। इसीलिए बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशंस को छोड़ के किनारा करके बैठना ज़्यादा बेहतर है। 100 लोग वो सुने जो समझदार हैं, जिनको जिनको लॉजिक समझ में आता है। मुझे लॉजिक के बिना बात समझ में नहीं आती है। मैं इमोशंस में ये हिंदू, वो मुसलमान, ये सिख, वो ईसाई, ये समझ में नहीं आता है। ना ही मैं इस पाप की भागीदार होना चाहूँगी। मैं अपने जो मेरा प्रोफ़ेशन है उसके साथ वफ़ा करना चाहूँगी और वो वफ़ा मुझे लगता है अब हम डिजिटल मीडिया पे ही कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है डिजिटल मीडिया का, कि आप जैसे लोगों से हमें मिलना हो जाता है और बात करने को मिलता है। बहुत यकीन शुक्रिया कि करें, आज यकीन आपने करें। जॉइन किया। थैंक यू सो मच, सो बहुत-बहुत काइंड ऑफ यू। शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू।